हाँ जी, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। कल की कक्षा में हमने जो चर्चा की थी अक्षांश लैटिट्यूड, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने अक्षांशों के बारे में लिखा भी था, है ना। कहाँ तक लिखवा दिया था कल की क्लास में अक्षांशों के बारे में, देख लीजिए आराम से। और जितना करवाया था कल वो रिपीट करके आए हो। कल वाले जो अक्षांशों की स्थिति वाला वो जो था वो पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट लाइन बताओ कहाँ तक पढ़ लिए थे। दो अक्षांशों के मध्य, ठीक है। हाँ तो सभी को गुड इवनिंग भी। आज अपने जो शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे कि दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है। डिस्टेंस बिटवीन बी टू लैटिट्यूड, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। देखो दूरी में अपने दो बातें करते हैं। एक तो दूरी हम पढ़ते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो औसत दूरी होती है ना, औसत दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर की औसत दूरी मानी जाती है। तो कल की क्लास में जिन विद्यार्थियों ने लिखा था ये 111 किलोमीटर, तो उसके आगे लगा दीजिए दो अक्षांशों के मध्य ये औसत दूरी रहती है बेटा, एवरेज दूरी होती है। एवरेज दूरी होती है, एवरेज दूरी होती है। एवरेज दूरी होती है। ओके, इसके बाद में लिखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर अक्षांशों के मध्य जो अधिकतम दूरी रहती है वो 110.54 किलोमीटर होती है। 110.54 किलोमीटर की होती है। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि दो अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कितनी दूरी होती है, और इसके बाद में लिखिए ध्रुवीय क्षेत्र पर 111 पॉइंट, ध्रुवीय क्षेत्र पर 111.56 किलोमीटर की होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसकी जो दूरी होती है वो 111.56 किलोमीटर की होती है। लिख लिया बेटा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम पृथ्वी की बात करें कि भी पृथ्वी जो है हमारी, इसमें आराम से देखिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है बेटा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये हमारी जो भूमध्य रेखा है, यहाँ इस भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 110.54 किलोमीटर की होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अब इसकी जो दूरी है वो ध्रुवीय क्षेत्र में कितनी हो जाती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी जो दूरी हो जाती है वो हो जाती है बेटा 111.56 किलोमीटर हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि भी जो अक्षांशों की बात करें उनमें दूरी लगभग समान तो होती है, लगभग समान रहती है भी 110-11 के आसपास रहती है। जबकि हम बात करेंगे कि हम भूमध्य रेखा से जब किस ओर जाते हैं बेटा, ध्रुवों की ओर जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है, कुछ पॉइंटों से बढ़ती हुई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो दूरी कहां हो जाती है, 111.56 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य। अब हमने बात की थी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो होती है वो औसत दूरी कितनी होती है, एवरेज दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी जो मानी गई है वो 111 किलोमीटर की मानी गई है। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि भी ये अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी में, डिस्टेंस में ये जो आती है, दोनों में अंतर आता है, ये कारण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो आकृति है बेटा, पृथ्वी की जो आकृति है, कैसी आकृति है बेटा पृथ्वी की। पृथ्वी की आकृति को क्या कहते हैं बेटा अपने, पृथ्वी की आकृति को कहा जाता है जियोड कहते हैं। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, जियोड कहते हैं, या जियोड को हिंदी में अपने क्या बोलेंगे, भू आब बोलेंगे बेटा।
पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल न होकर कैसी है बेटा, जियोड है, और जिसे अपने क्या कहा जाता है हिंदी में, भू आब कहते हैं। अब देखो ये जो भू आब की जो आकृति होती है ये इसकी तरह पूर्णतः गोल नहीं होती है। जो ये हमने पूर्णतः गोल बना रखी है ना बेटा, इसको अपने एवरेज लाइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, औसत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब क्या विद्यार्थियों देखो, हमेशा से अपने सुनते आए हैं कि भी चलो थेल्स ने किस प्रकार की आकृति बताई होगी, किसी ने गोल बताई थी, है ना, किसी ने अंडाकार बताई थी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ये थोड़ी चपटी है, बीच में से उभरी हुई है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए कि क्या अपने इसको देखकर कभी भी ग्लोब को आप लोगों ने देखा होगा या पृथ्वी को आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से पूरी क्या होती है, पूर्णतः गोल होती है पृथ्वी। जबकि वास्तव में क्या ऐसे हो सकती है क्या पृथ्वी भी इतनी पूर्णतः गोल तो नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं भी साधारण उदाहरण में देखें तो पृथ्वी पर बहुत गहरे गड्ढे भी आते हैं और बहुत ऊपर उठे हुए भाग भी आते हैं। इसका मतलब इसकी जो परिधि है, इसका जो हम लोग ये आकार बनाते हैं, ये इस प्रकार का आकार तो नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा, देखना बेटा कि हम बात कर लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है बेटा, इस पृथ्वी में इससे पहले भी शायद हम लोगों ने चर्चा की हो कि भाई इसका कई कई जगह भाग ऐसा है बेटा, जो इसका कई जगह भाग कैसा है, अंदर दसा हुआ भाग है ना बेटा। और कई जगह जो इसका भाग है वो कैसा है, उभरा हुआ भाग है। कई जगह जो इसका भाग रहता है वो क्या रहता है, उभरा हुआ भाग रहता है, मतलब इसकी ऊंचाई थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए मेरी बात को। और कई जगह फिर वापस से अगर अपने देखेंगे तो कई जगह क्या होगा बेटा, इसका भाग थोड़ा अंदर दसा हुआ होगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद में कुछ भाग जो है वो इसका ऊपर उठा हुआ होगा। तो यहाँ से एक आकृति और बना लेंगे तो थोड़ा आपको ठीक लगेगा। तो यहाँ से अंदर दसा हुआ भाग हो सकता है। तो इस प्रकार से देखो, अब जैसे कि ये दसे हुए भाग है, ये अपने संपीड़न बल के अंतर्गत भी इसकी चर्चा करेंगे कि जो पृथ्वी में जहां पर इसको थोड़ा सा और सविस्तार से मैं वर्णन करूं बेटा, तो ध्यान से सुनना। पृथ्वी की आकृति जियोड या भू आब कैसे है, भू आब किसे कहते हैं या जियोड किसे कहते हैं, इस बारे में भी साथ में अपने को पता चल जाएगा बेटा। देखो आपने सुना होगा ना बेटा ऐसी बात तो कि भी पृथ्वी जो है वो प्रारंभ में आग या गैस का क्या थी बेटा, एक गोला थी। पृथ्वी आग या एक गैस का क्या थी, एक गोला थी बेटा। और ये धीरे धीरे क्या हुई है, ठंडी हुई है। जैसे जैसे ये ठंडी हुई बेटा, तो इसमें कौन सा बल लगा, संपीड़न बल लगा। कोई भी गर्म चीज ये ठंडी होगी तो उसमें कौन सा बल होगा बेटा, संपीड़न तो होगा, सिकुड़ना शुरू होगी। तो जहां से जब ये ठंडी होनी शुरू हुई ना बेटा, तो जहां गैसों के भारी कण थे, तो भारी कण जो होंगे वो केंद्र की ओर आएंगे, और हल्के जो कण होंगे वो केंद्र से कहां जाएंगे बेटा, बाहर की ओर जाएंगे। भारी जो गैसें होगी वो तो क्या होगी, केंद्र की ओर जाएगी, और हल्की जो गैसें होगी वो कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। और अगर आप देखो कि अगर यहां से फिर क्या है, कोई चीज अंदर की ओर आ रही है और यहां से कोई चीज बाहर की ओर आ रही है, तो देखो जहां गैसें अंदर की ओर गई, जहां गैसें अंदर की ओर गई है, यहां से देखो, तो यहां का भाग क्या हो जाएगा बेटा, अंदर दसा हुआ भाग हो जाएगा। यहां का भाग कैसा हो जाएगा, अंदर दसा हुआ भाग हो जाएगा। लेकिन जहां गैसें बाहर आई है बेटा, जिस क्षेत्र में गैसें जो है वो बाहर आई है, तो वो क्या हो जाएगा, उभरा हुआ भाग रहेगा। फिर देखो यहां से ये वाला जो भाग रहेगा, यहाँ देखो गैसें जो ऊपर आ रही है, तो ये भाग कैसा होगा, उभरा हुआ भाग रहेगा। लेकिन आप सोचो कि यहां से अगर गैसें अंदर की ओर जा रही है, तो ये वाला भाग क्या होगा, अंदर की ओर दसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी की आकृति बनी है, इस प्रकार से उभरा हुआ। तो जो भाग पृथ्वी का गहरा भाग था, वहां आपको पता है भी लाखों करोड़ों वर्षों तक वर्षा होने के कारण जो है ये भाग जो है वो समुद्र बन गया, और जो उभरा हुआ भाग था ये महाद्वीप बन गया। ये हम पढ़ेंगे महाद्वीपों की और महासागरों की जब उत्पत्ति पढ़ेंगे तो इस बल की भी अपने बात करेंगे। तो अब देखो ये जो आकृति होती है ना पृथ्वी की, इस प्रकार से उभरी हुई, अंदर दसी हुई, इस प्रकार की जो पृथ्वी की आकृति होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा, अपने जियोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपने जियोड कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, भू आब कहते हैं बेटा। तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, भू आब कहते हैं। जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति है बेटा, उसे क्या कहते हैं, भू आब कहते हैं। अब इस भू आब के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक औसत लाइन बनानी पड़ी। अब औसत लाइन कैसे बनाई हम लोगों ने, जरा गौर से देखना कि भी कुछ भाग ये अंदर दसा हुआ है, तो कुछ भाग ऊपर निकला हुआ है। तो कुछ भाग ऊपर दसे हुए भाग का तो कम हिस्सा ले लेंगे, और वो नीचे दसे हुए भाग का थोड़ा ज्यादा हिस्सा ले लेंगे। समझ गए मेरी बात को, इस प्रकार से ले लिया, और इस प्रकार से लेते हुए हमने क्या बना दी, एक औसत रेखा बना दी। क्या बना दी बच्चों, एक औसत रेखा बना दी। और इस औसत रेखा की जो आकृति है वो हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से।
समझ में आई बेटा बात कि पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है वो इस प्रकार की नहीं है। ये हमने एक एवरेज लाइन या औसत रेखा बनाई है। जैसे आप लोगों ने बेटा नाम सुना होगा, कोस्ट लाइन का नाम सुना होगा बेटा, कोस्ट लाइन का नाम सुने, तट रेखा जिसको अपने कहते हैं। तो तट रेखा क्या होती है बेटा? तट रेखा हम बनाते तो ऐसे बना देते हैं सीधी, क्या हमें आपको लगता है कि तट रेखा ऐसे हो सकती है? ऐसे तट रेखा नहीं होती है। तट रेखा का भाग कैसा होगा? उभरा हुआ भाग होगा, कहीं से अंदर दसा हुआ भाग होगा, इस प्रकार से तट रेखा होगी। और यहाँ पर क्या होगा? पानी होगा। तो इन उभरे हुए भागों को मिलाने वाली जो एक लाइन होती है उसे अपने क्या कहते हैं? तट रेखा कहा जाता है। तो उस प्रकार से ये एक डिजाइन तैयार किया गया है। तो पृथ्वी का इस आकार जो होता है इसको क्या कहा जाता है बेटा? जियोड के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको एक बात और सीखनी पड़ेगी कि ये इन दोनों के अंदर जो पानी का जो क्षेत्र आ जाता है, कोस्ट लाइन मतलब तट रेखा और तट के बीच में जो पानी का जो क्षेत्र आ जाता है, इसे क्या कहते हैं अपने? इसे किस नाम से जानते हैं? इंटरनल वाटर जोन कहते हैं बेटा इसे। हाँ, आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं इसे, इंटरनल वाटर जोन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि पृथ्वी की आकृति कैसी होने के कारण, जियोड होने के कारण जो है इसके अक्षांश रेखाओं के अंदर क्या आता है? थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो बढ़ती है। तो लिखना बेटा इस बात को। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लिख ली बेटा, औसत दूरी लिख ली 111 किलोमीटर की। इसके बाद में लिखिए बेटा दूरी बढ़ने का कारण, कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो ये दूरी बढ़ती है इसका कारण क्या है? अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ने का कारण, दूरी बढ़ने का जो कारण रहेगा वो आगे डैश लगा के लिख दो। पृथ्वी का आकार, भू आब, पृथ्वी का आकार, जियोड लिख देना बेटा, आईडी लगा देना बेटा सीधा ही बस इसमें आईडी लगा देना, आईडी जियोड या इसको भू आब। दूरी बढ़ने का कारण क्या हो जाएगा? जियोड या भू आब आकृति होना। ठीक है बेटा, इसके बाद में लिखिए पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार गोलाब, पृथ्वी का आकार गोलाब ऑब्लिक भू आब, एक ही नाम है भू आब है। इस कारण इसके उत्तर व दक्षिण में, इस कारण इसके उत्तर व दक्षिण में वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र देखा बेटा आप लोगों ने? वक्र पृष्ठ का क्षेत्र जानते हो क्या होता है? देखो, अरे वक्र मतलब वर्त, समझ गए क्या? याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो देखो एक वृत्त है और अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पूरे का पूरा क्या बनाती है? एक सर्कल बनाती है। तो ये क्या है? उत्तर में और दक्षिण में क्या बनाती है बेटा? एक पृष्ठ का क्षेत्र बनता है। या इसको मैं बोलूं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्र कहते हैं। देखो एक जैसे ये भूमध्य रेखा है और ये मान लेते हैं अपने कौन सी है? 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश है ये 1 डिग्री। तो ये इनके बीच का जो क्षेत्र है ना बेटा, जिसको उष्ण कटिबंध भी कहते हैं, इसको हम उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। और इसको क्या कहा जा सकता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो वक्र पृष्ठ आपने जहां लिखा है तो उसके बीच में लिख देना दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। वक्र पृष्ठ में लिख देना दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। ब्रैकेट बंद करो। की दूरी बढ़ती है, पृथ्वी का आकार गोलाब है, इस कारण इसके उत्तर व दक्षिण में वक्र पृष्ठ का क्षेत्र या वक्र पृष्ठ की दूरी बढ़ती है। इसीलिए इसीलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। इसी कारण दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। इसी कारण दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? बढ़ेगी।
मैं वापस से बोल देता हूँ बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और प्रयास कर लेता हूँ। देखो दोबारा से, जैसे बेटा ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये हमारी जो रेखा रहेगी यहाँ पर, इस रेखा का नाम कौन सा बेटा, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा पर हम लोगों ने जो दूरी पड़ी है वो कितनी है, 110.54 किलोमीटर की दूरी रहती है। उत्तर की ओर ध्रुवों की ओर जाने पर यहाँ तक 111.56 किलोमीटर की दूरी आ जाती है। तो ये बढ़ती क्यों? तो एक तो हमने पढ़ लिया है कि इसका जो आकार है वो कैसा है बेटा, भू आब आकार है। और भू आब आकार में जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाएंगे तो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और उसकी दूरी बढ़ती जाएगी तो अंत में जो है वो ये दूरी 111.56 किलोमीटर की हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? अब इसके बाद में लिखें, अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखीय अक्षांश ही, अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखीय अक्षांश ही दीर्घवृत्त होता है। भूमध्य रेखीय अक्षांश ही दीर्घवृत्त होता है। भूमध्य रेखीय अक्षांश ही दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा की बात करें बेटा, तो भूमध्य जो रेखा है इसका अगर अपने देखें भी 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भूमध्य रेखा की लंबाई देखें, 40,075 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है भूमध्य रेखा की। मैं वापस से एक चित्र में आपको समझा देता हूँ कि ये इस प्रकार से हम देखें कि ये हमारे, तो इसमें जब हम लोग बेटा बनाते हैं जो है अक्षांश रेखाएं, जब इस प्रकार से हम इस पर बनाते हैं तो इस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा जो व्रत होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। समझ गए मेरी बात को? आपको पता चले तो सबसे बीच वाला जो होगा ये भूमध्य रेखीय जो अक्षांश है ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो है कि गति जब पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इसकी गति बताओ ध्रुवों पर अत्यधिक होती है या इसकी गति जो है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है? पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो गति तेज कहां, सबसे ज्यादा कहां होगी? भूमध्य रेखा पर तेज नहीं होगी बेटा, भूमध्य रेखा पर गति क्या होगी, कम होगी। छोटी चीज ज्यादा घूमेगी। देखो आपने कभी साइकिल चलाई होगी ना बेटा, साइकिल चलाई होगी तो उसमें आप लोगों ने एक जिस पर चेन लगी हुई होती है, तो एक तो आगे वाला सर्किल देखा है, एक तो आगे वाला सर्किल देखा है, और एक आपने जो पीछे टायर के पास में जो है एक ऐसी जो लगी होती है, और इनके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, चेन होती है। तो इनको रोटेट करते आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला भाग जो होता है ये स्लो घूमता है और ये वाला भाग क्या होता है, तेज घूमता है। इसीलिए तो टायर जो है वो इस क्षेत्र पर लगाया गया है ताकि ये जो तेज घूमेगी तो टायर भी क्या होगा, तेज घूमेगा। अब जिस स्पीड से टायर घूम रहा होता है उस हिसाब से तो हमारे पैर नहीं घूम रहे होते ना, पैरों की गति क्या होती है, स्लो होती है। तो जो बड़ा जो पार्ट रहेगा वहां पर क्या होगी, गति स्लो रहेगी, और ध्रुवों पर गति क्या होती है, तेज होती है। तो लिखें इस बात को, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव, कितना झुकाव है, 23.5 डिग्री झुकाव, वह परिक्रमण गति से, परिक्रमण गति से निम्न अक्षांश का निर्धारण करती है, निम्न अक्षांश का निर्धारण करती है, निम्न अक्षांश का निर्धारण करती है। ठीक है, देखो परिक्रमण और परिभ्रमण में देखो दो अंतर है। हम बात करें कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति हम लोग देखते हैं तो बेटा दो प्रकार की पृथ्वी की गति देखते हैं हम लोग। एक गति को अपने कहते हैं जिसको अपने साधारण भाषा में कहते हैं घूर्णन गति, या इसके लिए एक शब्द यूज में लेते हैं अपने, कौन सी गति, दैनिक गति।
ठीक है, रोजाना का जो सर्किल होता है। और ये कब होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना बेटा, इसको क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। इसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, परिभ्रमण कह देते हैं, ठीक है। और परिक्रमा, आप ऐसे याद रख लेना बेटा, परिक्रमा, अपने जो मंदिर होता है उसकी क्या करते हैं? अपने परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम कौन सी गति कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और इस परिक्रमण गति को अपने एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको अपने वार्षिक गति भी कहा जाता है। वैसे एग्जैक्टली देखें तो 23 घंटे 56 मिनट ऐसे पढ़ते हैं, और वैसे अगर हम लोग देखें ये परिभ्रमण जो गति होगी ये तो लगभग 23 घंटे है, 56 मिनट है, 48 सेकंड है, 20 या 22 मिमी सेकंड है, ये टाइम आता है। बट अपने सीधा क्या करते हैं? इसको 24 घंटे मान लेते हैं। और ये कितना होता है? 365 सही 1/4 बोल सकते हो, या 365 दिन और कितने घंटे बोल सकते हो बेटा? 6 घंटे। इसमें परिक्रमण में इतना समय लगता है बेटा, ठीक है। और इसमें भी आपको बता देते हैं, आगे पढ़ेंगे। इससे दिन एवं क्या होता है बेटा? रात बनते हैं। और इससे किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का निर्माण होता है। लिखें आगे बेटा इसमें। हाँ, तो उसमें क्या लिखे हम लोगों ने? हाँ, तो फिर उसको सही, हाँ लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव व परिभ्रमण लिख दो ना, सही कर दो उसको, कोई बात नहीं, उसको सही कर दो। परिभ्रमण की गति करती है, परिक्रमण गति से निम्न अक्षांशों का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले एक लिखें, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें, नई लाइन से लिखना, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर है। सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर है, लिख दिया इतना। अतः दोनों गोलार्धों में, अतः दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में सूर्य की बराबर तिरछी किरणें रहती है, बराबर तिरछी किरणें रहती हैं, बराबर तिरछी किरणें रहती है, बराबर तिरछी किरणें रहती है, जिससे उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में, जिससे उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। जिससे उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में, जिसमें उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि, दिन व रात की अवधि बराबर होती है, दिन व रात की अवधि बराबर होती है। देखो, सूर्य की सीधी किरण की हम लोग बात करें तो देखो, सूर्य की जो सीधी किरण रहेगी वो कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर है। सूर्य की सीधी जो किरण आ रही है ये कौन सी रेखा पर आ रही है बेटा? भूमध्य रेखा पर आ रही है। लेकिन इसकी अधिकतम जो तिरछी किरणें होगी ना बेटा, वो क्या होगी? दोनों गोलार्धों में समान रहेगी। ये दोनों गोलार्धों में क्या रहेगी बेटा? समान रहेगी। अब दोनों गोलार्धों में जब समान रहेगी बेटा, तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों गोलार्धों में, जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं बेटा। ये इसको, ये जो स्थिति रहती है वो कब रहती है? एक तो 21 मार्च को रहती है और एक 23 सितंबर को रहती है। सितंबर बोल दो या सितंबर बोल दो, एक ही बात है। 23 सितंबर को रहती है। इस दिन पूरे विश्व में जो है वो दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखना इसमें, जिससे उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात बराबर होते हैं या की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ये जो स्थिति होती है इसे विषुव स्थिति कहते हैं। इसे विषुव कहते हैं। इसे विषुव कहते हैं।
इसे विषुव कहते हैं। अब आगे इस बात समझ में, ठीक है, लिखो, इसलिए 0 डिग्री को, इसलिए 0 डिग्री रेखा को, इसलिए 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा देन इक्वेटर लाइन, इसलिए 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। लिखो, विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार होती है, या सौर वर्ष में लिख दो, विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। एक तो लिखो बेटा 21 मार्च, और 21 मार्च वाली स्थिति को हम कहते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च वाली जो स्थिति है उसको कहते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर वाली को कहते हैं शरद विषुव। भूमध्य रेखा के बारे में पता चला, ऐसी स्थिति लिख दिया, ठीक है। इस स्थिति में, नई लाइन से लिखना, इस स्थिति में सूर्य की अधिकतम, इस स्थिति में सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें अधिकतम 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर व 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर व 66.5 डिग्री दक्षिण में होती है। इसलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक कहा जाता है, अंटार्कटिक कहा जाता है, अंटार्कटिक कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक तथा 66.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहा जाता है बेटा, अंटार्कटिका कहा जाता है, ठीक है। अब आराम से देखना, इस कंसेप्ट को आराम से समझ लो पहले, फिर हम लोग देखते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सूर्य की अधिकतम जो सीधी किरणें होगी, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें जिस दिन कौन सी रेखा पर है बेटा, भूमध्य रेखा पर यदि होती है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो यहां से देखोगे कि सूर्य की जो सीधी किरण आ रही है वो कौन सी रेखा पर आ रही है बेटा, भूमध्य रेखा पर। ये मान लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है बेटा, ये सूर्य है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, अब इसमें देखो सूर्य की सीधी किरण कौन सी रेखा पर आ रही है, कौन सी रेखा पर आ रही है बेटा, भूमध्य रेखा पर आ रही है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, तिरछी किरणें हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर सूर्य यहां है तो जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो इसकी अधिकतम, अधिकतम सीधी किरणें कहां तक होती है, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात करें, और ये 66.5 डिग्री हम बात कर रहे हैं कौन से गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की। यहां तक ही होती है अधिकतम सूर्य की किरणें। समझ गए मेरी बात को। तो इस स्थिति को अपने क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम आर्कटिक, आर्कटिक कहते हैं, और इस स्थिति को क्या कहते हैं अपने, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। इसीलिए तो 66.5 का निर्धारण किया गया। जब भूमध्य रेखा पर होती है तो सूर्य की अधिकतम किरणें कहां तक होती है, तो यहां तक होती है। यहां तक समझ में। अब इसके बाद में एक डायग्राम जो है वो अपने को और देखना है। इस डायग्राम से अपने को और भी काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब देखें आराम से,
कि भाई 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण तक जो है किरणें पहुंचती है। तो आप इस चित्र में देखें कि ये हमारे 0 डिग्री है और ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर बेटा मान के चले कि सूर्य की सीधी किरणें जिस दिन कौन सी रेखा पर है, भूमध्य इसके कर्क रेखा पर है, तो सूर्य की सीधी किरणें तो कहां तक जाएगी बेटा, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक चली जाएगी ना बेटा। लेकिन अब दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक आएगी, 23.5 तक ही आएगी। कितने तक आएगी बेटा, 23.5 डिग्री तक आएगी। और सूर्य 6 महीने कहां रहेगा, उत्तरायण रहता है। सूर्य 6 माह कहां रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है, उत्तरायण में रहता है। तो 6 महीने तक सूर्य की जो किरणें वो कौन से ध्रुव पर नहीं पहुंचेगी, दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचेगी। तो ये 6 महीनों की यहां क्या होगी बेटा, रात होगी। अगर यही स्थिति हम सूर्य की यहां बनाते हैं मकर रेखा पर, जो 22 दिसंबर को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो सूर्य की अधिकतम किरणें कहां तक जाएगी बेटा, 23.5 डिग्री तक ही जाएगी। और इसमें यहां दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम जो किरणें वो कहां तक आएगी, यहां तक आई। तो यहां पर 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। लिखें इस बात को, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, अतः यहां से कर्क रेखा का निर्धारण किया गया है। यहां से कर्क रेखा का निर्धारण किया गया। समझ गए बेटा, कर्क रेखा का निर्धारण भी ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये कह रहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना बेटा, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। तो सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कहां तक हो सकती है, तो अधिकतम ये कहां तक जाता है, ऊपर में कर्क रेखा तक, और नीचे कहां तक आता है, मकर रेखा तक अधिकतम। तो यहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा बना दी गई है, ठीक है बेटा। और जिस दिन सूर्य की स्थिति इस कर्क रेखा पर होती है ना, तो ये स्थिति कब होती है, 21 जून को होती है। कर्क रेखा पर 21 जून को होती है। तो आगे लिख ले बेटा इसमें, अब लिखो 21 जून 21 जून की अधिकतम सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होने के कारण 21 जून को अधिकतम जो है इसकी जो किरणें हैं कर्क रेखा पर होने के कारण 21 जून का दिन 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा वह सबसे गर्म दिन होता है। और जो सबसे बड़ा लिखा है बेटा, जिस दिन दिन बड़ा होगा वो 14 घंटों का होगा, और रात कितने घंटों की रहेगी, 10 घंटों की रहेगी बेटा। तो सबसे बड़ा व सबसे गर्म दिन होता है, एवं सबसे छोटी रात, ब्रैकेट में लिख देना 10 घंटों की, सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। नोट लगाकर लिख लें, नोट लगाकर लिखें, 21 जून को सूर्य की अधिकतम 21 जून को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 21 जून को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर में होने के कारण अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक होगी बेटा,
कहां तक होगी, देखो ये रहा, यहां पर सूर्य है तो यहां पर अधिकतम सीधी किरणें जिस दिन कर्क रेखा इस पर है, कर्क रेखा पर, तो इस दिन अधिकतम सीधी किरणें 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक होती है। तो लिख दे इसमें अधिकतम तिरछी किरणें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। 21 जून को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर में होने के कारण, उत्तर में होने के कारण लिख लिया, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें, अधिकतम तिरछी किरणें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी किरणें 43.5 डिग्री, बेटा 43, किंतु दक्षिण गोलार्ध में अधिकतम तिरछी किरणें कितनी हो जाएगी बेटा, 43.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होती है। चित्र देख ले बेटा एक बार लास्ट, पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री। सूर्य की स्थिति यहां है, सूर्य की स्थिति यहां है, तो इसमें हम लिख देंगे उत्तरी गोलार्ध की अधिकतम तिरछी किरणें जो होगी वो 90 डिग्री तक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम जो तिरछी रेखा आएगी ये कहां तक आएगी बेटा, 43.5 दक्षिण गोलार्ध तक, ठीक है, क्योंकि इसमें यहां ऊपर का हिस्सा है, ये इतने वाला हिस्सा रह जाएगा। भी आप देखो, एक मैं आपको बात बताता हूं कि ऐसे कर लो कि 66.5 डिग्री जो है ना, 66.5 डिग्री है, इसमें से ये 23.5 डिग्री माइनस कर दो, 23.5 डिग्री क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये, 43 डिग्री के आसपास आ जाएगा, कितने डिग्री के आसपास आ जाएगा, 43 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये बातें जो है वो इससे आगे की बातें कल की क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो बाकी कल अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे बेटा ऑनलाइन हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास कल रहेगी बेटा सेम टाइम। कल जो क्लास है वो 5:15 बजे शुरू हो जाएगी बेटा। ओके।